नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 1 चयन परीक्षा की बात करेंगे। बायोलॉजी का रहेगा, जीव विज्ञान का चैप्टर है, एनसीईआरटी पर आधारित है और ये क्लास नंबर 13 है। और आपका जो चैप्टर है कोशिका की संरचना का चैप्टर यहाँ पे रहने वाला है। इस चैप्टर से हम महत्वपूर्ण लाजवाब जो है 30 क्वेश्चंस करेंगे, वी डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले 12 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी दे दिया गया है। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार, आवर टीचर्स फैमिली। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिनमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, गलत मिलान को यहाँ पे हमें बताना है कि गलत मिलान इनमें से कौन सा है। तेलद लवक वसा, मंड लवक मंद, प्रोटीन लवक कार्बोहाइड्रेट, वर्ण लवक वर्णपाती का। देखिए, इनमें से जो सही जो आपका तेल लवक होता है वसा होता है, सभी लोग जानते हैं। मंड लवक मंद होता है, वर्ण लवक वर्णपीत काब होता है। लेकिन प्रोटीन लवक कार्बोहाइड्रेट ये आपका गलत दिया गया है, तो ये गलत मिलान दिया गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि हरित लवक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हरित लवक के विषय में क्लेमाइडोमोनास में एक है, पर्ण की पर्णमध्योतक कोशिका में 20 से 40 है, यह विभिन्न आकृतियों के रूप में पाया जाता है, या ये सभी की बात करते हैं। देखिए, हरित लवक के विषय में कि यह क्लाइमाइडोमोनास में एक है, बिल्कुल सही बात है। पर्ण की पर्णमध्योत कोशिका में 20 से 40 है, ये भी सही बात है। और विभिन्न आकृतियों के रूप में पाया जाता है, ये भी सही बात है। अर्थात हरित लवक के विषय में ये सारे सही दिए गए हैं, तो ये सभी जो ऑप्शन डी ऑप्शन दिया गया वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पीठिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है, सिवाय यानी एक गलत कथन को चयन करना है। पीठिका में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन संश्लेषण के लिए एंजाइम होता है। पीठिका में हरित लवक वर्णक पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि पीठिका में ब्रह्मांड की सबसे प्रचुर प्रोटीन होती है। पीठिका छोटे दुराजुक डीएनए अणु होते हैं। देखिए, पीठिका में ब्रह्मांड सबसे प्रचुर प्रोटीन है, सही बात है। इनमें छोटे दुरज जो डीएनए होते हैं, ये भी सही बात है। और इसमें पीठिका में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण के लिए एंजाइम होता है, ये भी सही बात है। लेकिन पीठिका में हरित लवक वर्णक पाए जाते हैं, ये पीठिका के संबंध में गलत दिया गया है। तो पीठिका के विषय में किसके सिवाय सही है, तो ऑप्शन नंबर बी के सिवाय सारे सही दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि पीठिका में हरित लवक वर्णक नहीं पाए जाते। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि सूत्र कणिका और लवक में समान विशेषता होती है। दोनों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंगक के रूप में, दोनों में 70S राइबोसोम होते हैं, दोनों में दुरज्जुक डीएनए होता है, या उपरोक्त सभी की बात करें। देखिए, सूत्र कणिका और लवक में जो विशेषता की बात करें तो ये सभी आपके सही दिए गए हैं, क्योंकि दोनों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंगक है। चाहे सूत्र कणिका की बात करें, लवक की बात करें, दोनों 70S में राइबोसोम होते हैं, दोनों में दुरज्जुक डीएनए होता है। तीनों बातें विशेषता समान है सूत्र कणिका और लवक के बारे में, इसलिए उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन दिया गया है नो डाउट यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% जो फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि केंद्रिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, केंद्रिका के विषय में हमें बताना है कि झिल्ली रहित संरचना केंद्रिका होता है। केंद्रिका में राइबोसोमी आरएनए संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल होता है। केंद्रिका बहुत सी कोशिकाएं जो प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित होती हैं, या उपरोक्त सभी की बात करें। देखिए, केंद्रिका के विषय में केंद्रिका झिल्ली रहित संरचना है, ये भी सही बात है। केंद्रिका में राइबोसोमी आरएनए संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल होता है। बहुत सी कोशिकाएं जो प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित होती हैं। केंद्रिका के बारे में ये तीनों विषय सही दिए गए। इससे जो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, केंद्रक में झिल्ली रहित केंद्रक द्रव्यी संरचनाएं किसके संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, प्रश्न को समझ लीजिएगा। केंद्रक में झिल्ली रहित
केंद्रक द्रव्य संरचनाएं किसके संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल है? प्रोटीन संश्लेषण, mRNA, RNA या tRNA? देखिए, जब भी केंद्रक में झिल्ली रहित केंद्रक द्रव्य संरचना की बात करते हैं और इसमें संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल की बात करते हैं तो वह कहला जाता है mRNA। क्या कहला जाएगा यहाँ पे? mRNA होगा या RNA होगा? तो mRNA नहीं होगा, ना ही प्रोटीन होगा, ना ही tRNA, ये तो वहाँ पे RNA हो जाएगा। क्या होगा राइट ऑप्शन? केंद्रक में झिल्ली रहित केंद्रक द्रव्य संरचना RNA संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल होता है, तो RNA इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है फोटोसिंथेसिस के बारे में यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में प्राक केंद्रियों में मध्यकाय सहायता नहीं करते। कौन नहीं करते? कोशिका भित्ति निर्माण में सहायता नहीं करते, डीएनए प्राकृतिक में, श्वसन में या प्रकाश संश्लेषण में सहायता नहीं करते। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो होता है प्राक केंद्रियों में मध्यकाय सहायता नहीं करते, प्रकाश संश्लेषण में सहायता नहीं करते। बाकी कोशिका भित्ति निर्माण में करते हैं, डीएनए प्रकृति में करते हैं और श्वसन में करते हैं। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका पंजर बनी होती है। देखिए, कोशिका जो पंजर होती है वो सूक्ष्म नलिका से बनी होती है, सूक्ष्म तंतु से बनी होती है, मध्यवर्ती तंतु से, या इनमें से सभी से बनी होती है। देखिए, कोशिका पंजर की बात करें तो ये सूक्ष्म नलिका से भी बनी होती है, सूक्ष्म तंतु से भी और मध्यवर्ती तंतु से बनी होती है। अर्थात इनमें से सभी, जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली, तानलवक, कोशिका द्रव्य या कंचुकी की बात करते हैं? सभी कमेंट कीजिए। रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहा जाता है? रिक्तिका की झिल्ली को तानलवक कहा जाता है। क्या कहा जाए दोस्तों? रिक्तिका की झिल्ली को तानलवक कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राइबोसोम के विषय में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर कौन सा विकल्प सही दिया गया है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, सार्वभौमिक कोशिका अंगक है, 70S केवल प्राकेंद्रियों में उपस्थित होता है, 80S सुकेंद्रिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम के विषय में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर कौन सा विकल्प सही दिया गया है? प्रश्न देखिए थोड़ा डिफरेंट पूछ लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर। राइबोसोम के विषय में निम्न में से किसे छोड़कर कौन सा विकल्प सही दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें। इसके बाद आपके अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? इसके आर पार अणुओं का परिवहन करना, कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि या अंतः कोशिकता की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं प्लाज्मा झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है उसके आर पार अणुओं का परिवहन करना। प्लाज्मा झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? उसके आर पार जो अणु होते हैं उनका परिवहन करना। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, झिल्ली की तरल प्रकृति भी किस प्रकार के कार्यों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? जी हाँ दोस्तों, जो झिल्ली की तरल प्रकृति होती है वो किस प्रकार के कार्यों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है? कोशिका वृद्धि के, श्रवण के, या कोशिका विभाजन के, या उपरोक्त सभी के? सभी लोग बताइए। तो झिल्ली की तरल प्रकृति भी जो है आपकी कोशिका वृद्धि, श्रवण और कोशिका विभाजन, इन तीनों प्रकार के कार्यों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ राइबोसोम एक एकल दूत आरएनए से संलग्न हो सकते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं जिसे कहा जाता है? पॉलीराइबोसोम, बहुसूत, ए और बी दोनों की बात करेंगे, या आपके बहुकारकी दूत आरएनए की बात करते हैं? दोस्तों, कुछ राइबोसोम एक एकल दूत आरएनए से संलग्न हो सकते हैं, एक श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं जिसे क्या कहा जाता है? आपके पॉलीराइबोसोम और बहुसूत दोनों कहा जाता है। अर्थात जो सी ऑप्शन दिया गया है ए व बी दोनों आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। यदि ग्लाइकोकैलिक्स शिथिल होता है तो उसे क्या कहा जाता है? और यदि ये कठोर और मोटा होता है तो क्या कहा जाता है?
नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स जब शिथिल होगा तो उसे क्या कहते हैं, और जब ये मोटा और कठोर होगा तो उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए। देखिए, ग्लाइकोलेक्स जब शिथिल होता है उसे अपवंक स्तर कहते हैं। जब शिथिल होगा तो क्या कहेंगे, अपवंक स्तर। और जब ग्लाइकोकैलिक्स कठोर और मोटा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, संपुट। ठीक है, जब कठोर और मोटा हो जाएगा तो उसे संपुट कहा जाएगा, और जब यह आपका शिथिल होता है तो अपवंक स्तर कहलाता है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ आपको ऑलरेडी पर कठोर यानी कि जुड़ा होगा, घनिष्ठता होगा, संपुट मतलब भी होता है इकट्ठा होना। ठीक है, तो टिकली यहाँ पे आपको सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता हो चुका है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, अंतःझिल्लिका तंत्र जो है किसके कारण निर्मित होता है। झिल्लीदार अंगकों के समन्वित के कार्य पर, झिल्ली रहित अंगों के समन्वित कार्य पर, झिल्लीदार और झिल्ली रहित समस्त कोशिका अंगों के समन्वित कार्य पर, या उपरोक्त सभी का। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि अंतःझिल्लिका तंत्र जिसके कारण निर्मित होती है वह झिल्लीदार अंकों के समन्वित कार्य के द्वारा निर्मित होती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता के साथ और आवश्यकता के बिना अणुओं के संचलन को क्या कहा जाता है। क्रमशः सक्रिय और निष्क्रिय, क्रमशः निष्क्रिय और सक्रिय, क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर, या ए और सी दोनों की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ऊर्जा की आवश्यकता के साथ आवश्यकता के बिना अणुओं के संचलन को क्या कहा जाता है, क्रमशः सक्रिय और निष्क्रिय भी कहा जाता है, और क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर भी कहा जाता है। यानी ए और सी ऑप्शन, यानी जो डी दिया गया है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लयन काय के लिए सत्य दिया गया है। क्या पूछा जा रहा है, लयन काय के लिए यहाँ पे सत्य पूछा जा रहा है। लयन काय झिल्लीबद्ध पुट्टिकाएं हैं, लयन काय गोल्जी काय द्वारा निर्मित होता है, लयन काय जल अपघटनी एंजाइम में प्रचुर होता है, या उपरोक्त सभी। देखिए, लयन काय के लिए जो सत्य है, झिल्लीबद्ध पुट्टिकाएं भी होती हैं, गाल्जी काय द्वारा निर्मित होता है, और जल अपघटनी एंजाइमों से प्रचुर होता है। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की, कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पदार्थ का संचलन सांद्रण प्रवणता के साथ होता है। विसरण, परासरण, सक्रिय परिवहन, ए व बी दोनों की बात करेंगे। देखिए, जिस प्रक्रिया में पदार्थ का संचलन सांद्रण प्रवणता के साथ होता है वह विसरण और परासरण दोनों में होता है। ए और बी दोनों, अर्थात जो डी ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाए। इसके बाद बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मध्यकाय का है। मध्यकाय का यहाँ पे कार्य पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं, कोशिका भित्ति के निर्माण में मध्यकाय सहायता करता है। डीएनए प्राकृतिक और इसके वितरण में भी मध्यकाय सहायता करता है। श्वसन, स्त्रवण प्रक्रियाओं और पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करने में भी आपका मध्यकाय सहायता करता है। तो मध्यकाय इन तीनों में सहायता करता है, अर्थात जो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया है डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। इन सभी में जो है मध्यकाय, निम्नलिखित का कौन सा कार्य मध्यकाय का है, तो तीनों कार्य मध्यकाय के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, निम्नलिखित में कितनी संरचनाएं जीवाणु में उपस्थित होती हैं। कछाप, पचमाभ, रोम, झालर, कितनी संरचनाएं होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन से बताइए कितनी संरचनाएं जो है जीवाणु में उपस्थित होती है। जीवाणु की बात करेंगे तो जीवाणु में दोस्तों 3 जो है आपकी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। ये 3 संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। जानते हैं आप लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप खोजते, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए हम आपको खोजने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप खोजेंगे तो आपको लाइफ टाइम ये चीज़ें आपके माइंड पे स्टोर हो जाएंगी। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो है प्लाज्म के विषय में सत्य नहीं दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं प्लाज्म जो होता है अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए है, प्रतिजैविक प्रतिरोध में सहायता करता है और प्रजनन में भी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, यह जीवाणु के अद्वितीय जीन प्रारूपी लक्षण प्रदान करता है,
यह प्लाज्म के विषय में सत्य नहीं दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे सही दिए गए। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कि किस आधार पर गुणसूत्रों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। गुणसूत्र के बिंदु की स्थिति के आधार पर, प्राथमिक संकीर्ण की स्थिति के आधार पर, गतिबिंदुओं की संख्या पर, ए व बी दोनों पर। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिए। देखिए, गुणसूत्रों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, गुणसूत्र बिंदु स्थिति पर और प्राथमिक संकीर्ण की स्थिति पर। अर्थात डी ऑप्शन जो दिया गया है ए व बी दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 70s में एस क्या है। अवसादन गुणांक है, घनत्व और आकार का अप्रत्यक्ष माप है, द्रव्यमान और आकार का अप्रत्यक्ष माप है, या ए व बी दोनों की बात करें। देखिए 70s में जो एस हो जाता है वह अवसादन गुणांक भी कहलाता है और घनत्व आकार का अप्रत्यक्ष माप भी कहलाता है, इसलिए डी ऑप्शन ए व बी दोनों वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, पादप ऊतकों के अपने अध्ययन के आधार पर किसने निष्कर्ष निकाला कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादप कोशिकाओं का एक अनन्य लक्षण है। किसने निकाला था? थियोडोर श्वान ने। जी हाँ दोस्तों, पादप ऊतकों के अपने अध्ययन के आधार पर थियोडोर श्वान ने निष्कर्ष निकाला कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादप कोशिकाओं का एक अनन्य लक्षण है। थियोडोर श्वान की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, शैवालों और पादपों की कोशिका भित्ति में समान घटक है, सेलुलोज के, हेमी सेलुलोज के, ए व बी दोनों के, या मैनन की बात करेंगे, सभी बताइएगा। तो शैवालों और पादपों की कोशिका भित्ति में समान घटक किसके होते हैं? सेलुलोज के। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दोस्तों, रुडोल्फ विर्चो के विषय में कौन सा सही दिया गया है? रुडोल्फ विर्चो की अगर बात करते हैं, देखिए रुडोल्फ विर्चो उन्होंने स्लेडन स्वान की परिकल्पना को संशोधित किया है। इन्होंने बताया कि नई कोशिका कैसे बनती है। इन्होंने उसकी व्याख्या की जिसकी व्याख्या कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन और स्वान नहीं कर सके थे। तो किसने किया? रुडोल्फ विर्चे ने किया था। तो सभी ऑप्शन रुडोल्फ विर्चे के संबंध में सही दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की कि कोशिका कला की विस्तृत संरचना का अध्ययन किसके आगमन के बाद ही हो पाया था। जी हाँ दोस्तों, जो कोशिका कला की विस्तृत संरचना का अध्ययन है किसके आगमन के बाद हो पाया था, सभी लोग बताइएगा। तो वह दोस्तों है आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आगमन के बाद ही हो पाया था। कोशिका कला की जो विस्तृत संरचना का अध्ययन है वह जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आया, इसका आगमन हुआ, इसके बाद ही इसका जो है विस्तृत संरचना का अध्ययन किया गया। तो कोशिका कला की विस्तृत संरचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है कि कोशिका कला के लिए कौन सा सत्य दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कोशिका कला के संबंध में कौन सा जो आपका सत्य दिया गया है। कोशिका कला के संबंध में सत्य की अगर बात करें तो मानव रक्ताणुओं में प्रोटीन की मात्रा लिपिड से अधिक होती है। कोशिका कला में क्या है, मानव जो रक्ताणुओं की प्रोटीन की मात्रा होती है वह लिपिड से क्या होती है? अधिक होती है, और यह कोशिका के लिए सत्य दिया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राक केंद्रकी कोशिका को निरूपित करता है। देखिए, प्राक केंद्र की कोशिका को कौन निरूपित करता है? जीवाणु, नील हरित शैवाल, कवक द्रव्य और पीपीएलओ। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे प्राक केंद्र की कोशिका को निरूपित करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में उपस्थित होती है परंतु जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है? लवक, तारक केंद्र, दीर्घ केंद्रीय रसधानी, या ए और सी दोनों। देखिए, इनमें से वह संरचना पादप कोशिका में उपस्थित होती है परंतु जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, वह लवक और क्या कहला जाता है? दीर्घ केंद्रीय रसधानी। यानी ए और सी दोनों की बात करेंगे, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आई होप सारी चीज़ें आपने क्लियर हो गई है। 30% में आपने कितने स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। डेली आपकी लाइव क्लास चलती है 11:30 to 12
AM 11:30 AM टू 12 PM हमारी क्लास होती है बायोलॉजी की, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाद में आपके रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।